क्या आप समझते हैं नागपाश दोष के बारे में? क्या आप जानते हैं कालसर्प दोष के भी विभिन्न प्रकार होते हैं? और कैसे हर कालसर्प दोष का अलग-अलग प्रकार आपके अलग-अलग भावों को एक्टिवेट करता है? राहु स्तोत्र में सिंगिका नामक एक राक्षस मायावी शक्ति का वर्णन आता है और सुंदरकांड के भी अंदर उन्हीं सिंगिका का वर्णन आता है। तो कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और क्या सिंपल रेमेडीज हैं जिनको करके राहु की मायावी ताकतों से निजात मुक्ति पाई जा सकती है। अगर आप इन सब चीज़ों को समझना चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए है। राहु की उत्पत्ति के बारे में जो प्रचलित कथा है वो शुरू होती है समुद्र मंथन से, लेकिन स्वरभानु का इतिहास, राहु का इतिहास उससे भी पुराना है, उससे भी प्राचीन है। क्योंकि राहु का जो प्रथम नक्षत्र है आद्रा, उसमें एक शिशु ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है। वो भगवान विष्णु से वरदान नहीं मांगता, रुद्र से वरदान नहीं मांगता, बट वो ब्रह्मा जी से एक बूंद मांगता है। क्यों? राहु के प्रथम नक्षत्र के अंदर ब्रह्मा जी का वर्णन है। तो इन सब चीज़ों को हम गहराई से समझेंगे। अगर आप सेशन को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप एस्ट्रो फॉर यू फैमिली के साथ जुड़ चुके हैं, अब आप हमारे सदस्य हैं। लाइक कीजिएगा, सेशन को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रह राहु की चर्चा जो है वो शुरू होती है समुद्र मंथन के साथ। समुद्र मंथन में दो शक्तियां हैं, शक्तियों का विभाजन है, असुरी शक्तियां हैं और उनके अंदर राहु महाराज विराजमान है। स्वरभानु जो है राक्षस है, अमृत को पी लेता है, मोहिनी अवतार होता है, उन सब बातों के बारे में आप जानते हैं। बट राहु का जो इतिहास है वो उससे भी प्राचीन है और राहु का इतिहास जुड़ा हुआ है ब्रह्मा जी के साथ। ब्रह्मा जी से राहु वरदान मांगते हैं, स्वरभानु जो होता है वो वरदान मांगता है। राहु बाद में बनता है, स्वरभानु होता है वो मूल राक्षसी तत्व और वो ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगता है। वो वरदान होता है कि मुझे दिव्य शक्तियों के अंदर प्रवेश करना है, मतलब राक्षसी तत्वों से दिव्य तत्वों की तरफ जाना है। और यही एक व्यवस्था है जो कि महाभारत काल में भी होती है, जहाँ पर युयुत्सु जो होता है वो कौरवों के पक्ष से निकलकर पांडवों के पक्ष, धर्म के पक्ष में चला जाता है। तो वहाँ ये बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन ब्रह्मा जी उसे इस तरह का कोई वरदान नहीं देते, यद्यपि वो कठोर तपस्या करता है। इसीलिए राहु का जो प्रथम नक्षत्र है उसके अंदर राहु ब्रह्मा जी को पुकारता है और वो ब्रह्मा जी से क्या चाहता है? वो ब्रह्मा जी से नाम चाहता है, नामकरण, कि मेरा नाम रख दिया जाए। आद्रा नक्षत्र जो है वो हमेशा नाम को लेके चिंतित रहता है कि उसका कोई नाम नहीं है। नाम नहीं है का मतलब है कि उसके साथ पॉलिटिक्स काफी की जा रही है, उसको उसका ड्यू शेयर जो है, इक्वल जो शेयर है वो नहीं दिया जा रहा। तो राहु से जब भी व्यक्ति ग्रसित होता है, राहु की दशा आती है, सब दशा आती है, पितृदोष होते हैं, उनमें भी यही मूल भावना निकल के आती है कि उनको उनका ड्यू शेयर नहीं दिया जा रहा। पितृदोष में एक पीढ़ी नहीं, 4-4 पीढ़ियां लग जाती हैं पितृदोष के उपाय करते करते, सब कुछ हो जाता है बट पितृदोष का उपाय नहीं हो पाता है, क्योंकि उसकी मूल भावना को ही आप नहीं समझे। आप जा रहे हैं, बस तर्पण कर रहे हैं और चीजें कर रहे हैं, आप नहीं समझे उसकी मूल भावना को कि राहु जब भी आहत होता है उसकी पहली बात यही होती है कि मुझे मेरा ड्यू शेयर, इक्वल शेयर नहीं दिया गया। जब ये सूर्य को पीड़ित करता है तो पितृपक्ष फादर की तरफ से हो सकता है कि उनको उनका ड्यू शेयर ना दिया गया हो, प्रॉपर्टी में हो सकता है, फेम, नेम, सक्सेस में हो सकता है। तो जब भी आप किसी के ड्यू शेयर को नहीं देते हैं तब आप राहु को आहत कर देते हैं। ये पहली मूल धारणा है राहु की। अब हमें राहु को समझना है तो हम हमारी तरफ से शब्दों को ना गढ़ें कि राहु मायावी है, शदम प्लैनेट है, या इस तरह का प्लैनेट है, उस तरह का प्लैनेट है। राहु स्त्रोत से ही हम पूछते हैं कि कैसे राहु आपके जीवन को प्रभावित करता है। राहु स्त्रोत की प्रथम जो श्लोक है, प्रथम जो पंक्ति है वही है कि राहु दानव मंत्रिष्ठ है, कि राहु दानवों का मंत्री है। वो क्या है? मिनिस्टर है। वो जो कर्ण पिशाचिनी शक्तियां आपने देखी होंगी जो कानों में आके बात कह देती हैं, वो राहु से ही प्रभावित है, क्योंकि राहु मिनिस्टर है। वो आपको गलत गलत सही सही एडवाइजेस देता है। डिपेंड करता है कि राहु आपके लिए फेवरेबल है या नहीं है फेवरेबल। तो पहला है राहु दानव मंत्रिष्ठ है। सिंगिका चित्तनंदनम, सिंगिका का पुत्र रूप है। सिंगिका क्या है? सिंगिका दानव शक्ति है। सुंदरकांड के अंदर सिंगिका का वर्णन आता है जब लॉर्ड हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए जाते हैं तो वो 3 असुरी शक्तियां उनका रास्ता रोकती हैं। तो उन 3 शक्तियों में से एक मैनाक पर्वत भी आता है जो रास्ते को रोक देता है। उसके बाद एक और असुरी शक्ति आती है और फिर आते हैं सिंगिका। और ये सिंगिका के बारे में कहा जाता है कि निश्चर एक सिंधु मह रही, कि एक ऐसी राक्षसनी है जो सिंधु मतलब सागर के अंदर रहती है और वो राक्षसनी छाया देखकर ही पक्षियों को पकड़ लेती है। मतलब पक्षी अगर ऊपर उड़ रहा है तो वो उसकी जब छाया नीचे बढ़ती है तो वो उसे वहीं से छाया को पकड़ लेती है। तो राहु का जो ये छाया रूप है ये सिंगिका का दिया हुआ है। अगर आप कोई भी ऐसे इंसान से मिले जो राहु के छाया रूप से पीड़ित है, कि साहब छाया इसको ऐसा है, इल्यूजन में रहता है, कंफ्यूजन में रहता है, ये टेंशनों के अंदर ही रहता है, पॉलिटिक्स इसके साथ चलती रहती है, इसके साथ छाया मतलब इसको सोसाइटी कैसे देखती है ये इसके ऊपर बहुत प्रेशर करता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि सोसाइटी उन्हें कैसे देखती है यही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। अगर सोसाइटी उन्हें अच्छा देखेगी तभी वो घर से बाहर निकल पाते हैं। साइको हो गए, फोबियाज हो गया कि फोबिया हो गया इसको तो ये बाहर ही नहीं निकलता।
तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके लिए सुंदरकांड के शुरू के रूप का जाप करना चाहिए, शुरू के कुछ चौपाइयों का जाप करना चाहिए। वो आपको सिंगिका की जो ये छाया रूपी शक्ति है इससे मुक्ति प्रदान कर सकता है। तो सिंगिका चित्तनंदनम अर्धकाय महाक्रोधी, अर्धकाय है हाफ बॉडीड है, आधी बॉडी है इसकी, और महाक्रोधी है, बहुत ज्यादा क्रोध है इसके अंदर। चंद्रार्क दैत्य विमर्दनम, सूर्य और चंद्र का दुश्मन है, सूर्य और चंद्र जहां पे भी मिल गए वहीं उन्हें ये पकड़ लेता है। इसका मतलब है सिंह राशि और चंद्र की राशि जो कर्क है उनसे राहु का संबंध बहुत नकारात्मक संबंध है। सिंह से और कर्क से, इनसे उसका संबंध बहुत नकारात्मक है। सूर्य और चंद्रमा क्या है, ये प्रकाश के ग्रह हैं। सूर्य प्रकाश है, चंद्रमा भी प्रकाश है, तो प्रकाश से राहु का बैर है, प्रकाश से राहु का एक दुश्मनी है राहु के प्रकाश के साथ। और अगर आप इसकी तीसरी बात को बताएं तो आप कहेंगे कि छाया रूप जो होता है, छाया किसी की जब भी बन सकती है जब प्रकाश हो, बिन प्रकाश के छाया नहीं बन सकती, रात के अंधेरे में छायाएं नहीं बनती। तो राहु से प्रभावित जो व्यक्ति होता है वो अपने अच्छे जो उसके समर्थक होते हैं उनका भी विरोधी उनका भी विरोध प्राप्त कर लेता है, आप कह सकते हैं, या उनको भी विरोधी बना लेता है अपना। क्योंकि जिस तरह सूर्य राहु को भोजन देता है, सूर्य जब आता है तभी किसी इंसान की छाया बनती है, और वो छाया ही है जो राहु जिसे ग्रसित करता है, छाया को पकड़ लेता है। तो जब संसार में सूर्य नहीं होगा, चंद्रमा नहीं होगा, तो ना छाया बनेगी, और अगर किसी की छाया नहीं बनेगी तो राहु का जो भोजन है वो खत्म हो जाएगा। इससे संबंध निकल के आता है कि राहु की अगर आपको दशा है, अंतरदशा है, राहु का गोचर अगर आपके लिए मैलेफिक है, तो इंसान क्या करता है, जिस भाव के अंदर उसका गोचर हो रहा है उस भाव को अपना शत्रु बना लेता है। नो मैटर कि उस हाउस से कितने अच्छे सिद्धांत निकल के आए, कितने अच्छे सपोर्ट निकल के आए, बट वो कहता है आप मेरे दुश्मन हो। और ऐसा ही है कि राहु अगर मेरे सप्तम भाव में बैठ गया किसी के, तो ऐसा कहते हैं कि इसका जो पार्टनर है उसकी मेंटालिटी ऐसी होगी कि वो अपने आप को ये समझे कि कितना भी उसको सपोर्ट दे दो, वो यही कहेगा कि मुझे कुछ ना कुछ तुमने नहीं दिया, और उसका जो जितना भला करेगा वो उसको उतना पीड़ित करेगा। राहु लगन में अगर बैठ गया जातक के, तो जातक को काउंसलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जातक की काउंसलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप उसको कितना भी सपोर्ट दे दीजिए अपनी तरफ से, जो उसका ज़्यादा हितकर होगा वही उसको ज़्यादा बुरा लगेगा। तो ये भी एक राहु के विशेष सूत्र है। अब राहु के बारे में अगर हम आगे चर्चा करें तो वो निकल के आती है समुद्र मंथन से। वहां पर उन्होंने अमृत का पान किया है, अमृत का पान पीने से वो अमर हो चुके हैं, और भगवान विष्णु उन्हें सुदर्शन से डाइसेक्ट कर देते हैं, आधा आधा बांट देते हैं। सुदर्शन का यूज क्यों किया गया है? ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मास्त्र है, भगवान शिव के पास पाशुपतास्त्र है, तो उनका क्यों उपयोग नहीं किया गया? सुदर्शन का मतलब क्या होता है? राइट विजन। भगवान विष्णु ने जब भी किसी का सुदर्शन से वध करा है, भगवान विष्णु ने उसे राइट विजन दिया है कि तुम्हारे पास राइट विजन नहीं है। जैसे महाभारत काल में भीष्म पितामह के ऊपर सुदर्शन चक्र नहीं चलाया, बट वो पहिए को लेकर चले कि राइट विजन नहीं है आपके पास। जस्टिस वर्सेस अनजस्टिस, राइट वर्सेस रॉन्ग का जब आप फर्क ना कर पाए तो उसे कहते हैं राहु का प्रभाव, कि राहु इसका कुपित हो गया है। कुपित राहु के क्या संकेत हैं, अभी हम बात करेंगे उनके बारे में, कि इसका राहु तो साहब कुपित हो गया है, ये राइट रॉन्ग में फर्क नहीं कर पा रहा, ये अपने परायों में फर्क नहीं कर पा रहा, तो उसका राहु पीड़ित होगा। दशा हो ना हो, गोचर हो ना हो, उसका राहु पीड़ित है। उसको अगर हमको राइट विजन देना है कि साहब हमें इसे राइट विजन देना है, कैसे दे सकते हैं आप? सुदर्शन चक्र का जाप करके। सुदर्शन मंत्र आ जाते हैं, गूगल करिएगा सुदर्शन मंत्र। आज तक आपको किसी ने हो सकता है बताया ना हो, आपको लग रहा हो कि सुदर्शन चक्र तो कोई बहुत ऐसी व्यवस्था है जो प्रलय ला सकती है। जी हाँ, ये प्रलय ला सकती है, लेकिन ये राइट विजन देती है। जब आपके पास राइट विजन होगा आप चीज़ों को समझ पाएंगे, जब आप समझ पाएंगे तो आप उनका निदान कर पाएंगे, नहीं तो फिर आप भटकते डोलेंगे। जैसे मैंने कहा 4-4 पीढ़ियां लग जाती हैं, पितृ दोषों का उपाय नहीं हो पाता। नागपाश दोषों के बारे में तो खैर पता नहीं है, पितरों का तो उपाय ही नहीं हो पाता। देन द सेकंड पॉइंट इज कि ये सुदर्शन मंत्र का हमने पॉइंट बताया। इसके बाद राहु के जो नक्षत्र हैं, राहु को नक्षत्र दिया गया है, राशियां नहीं दी गई। और राहु के जो नक्षत्र हैं आप देखेंगे वो हर राशि के बीच में आते हैं। जेमिनाई में आता है एक नक्षत्र आद्रा, लिब्रा में आता है एक नक्षत्र स्वाति, और एक्वेरियस में आता है एक नक्षत्र सतभिषा। ये हर राशि के बीच में है, हर राशि के मध्य में। और केतु का जो नक्षत्र है हर राशि के शुरू में आता है, थर्ड में इनका कोई भी नक्षत्र नहीं आता। मतलब एक राशि 3 नक्षत्रों से बनती है, जैसे मेष राशि अश्विनी भरणी कृतिका, वृषभ राशि कृतिका रोहिणी मृगशिरा, मिथुन राशि मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु। तो शुरू का जो नक्षत्र है हमेशा वही केतु का नक्षत्र मिलेगा आपको, और राहु का नक्षत्र मध्य का नक्षत्र होता है। अब इनके बारे में भी बहुत बड़ी बात है कि क्यों ये मध्य का ही नक्षत्र होता है राहु का हमेशा, और ये वायु तत्व में आते हैं। तो वायु तत्व है राहु का, एक्सपेंशन करता है, जहां पर भी बैठता है वहां एक्सपेंशन कराता है, बढ़ोतरी कराता है।
बढ़ोतरी वो जरूर कराता है, लेकिन एक जो भाव होता है वो 3 चीजें दिखाता है। वो जीव दिखाता है, वो वस्तु दिखाता है, वो द्रव्य दिखाता है। तो जीव से राहु का बैर है, राहु का गुरु से बैर है, तो उस जीव को वो पीड़ित करता है। सप्तम भाव का राहु 2 मैरिज 3 मैरिज दे सकता है, लेकिन हर बार ये पति को स्पाउस को पीड़ा देगा। ये जीव को पीड़ा देगा, उस भाव को बढ़ा देगा, उस भाव के मटेरियल तत्व को ऊपर ले आएगा, बट जीव तत्व को दबा देगा। गुरु में विपरीत होता है, गुरु जीव तत्व को ऊपर कर देता है, मटेरियल तत्व को दबा देता है। अब आप समझे, वैदिक ज्योतिष में चीजें ऐसे नहीं है कि साहब राहु बस चौथे हाउस में बैठ गए, अब तो चौथा हाउस पूरा राहु के ही प्रभाव में ना। डिग्रीज कितनी है, राहु किस डिग्री के ऊपर बैठे हुए हैं। वैदिक ज्योतिष बहुत साइंटिफिक चीज है अगर आप इसको गहराई से समझते हैं तो ये राहु का हुआ कि राहु जीव के दुश्मन है, लेकिन वस्तु के वो प्रेमी है, वस्तु को वो बढ़ाते रहते हैं। और जिस भी भाव में होता है उस भाव के जीव से विरोध बना देता है। विरोध उसके जीव से बनेगा, कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट हो, लेकिन उस जीव से विरोध बनेगा। Then another prediction point is कि राहु का नक्षत्रों का हमने जैसे बताया कि एक्सपेंशन करने वाले नक्षत्र होता है। आद्रा, राहु की शुरुआत होती है आद्रा से। आद्रा क्या है? आद्रा है एक ऐसा शिशु जिसके पास नाम नहीं है, जो लॉस्ट है दुनिया के अंदर। एक लॉस्ट आदमी ऐसा है जिसके पास ना आंखें हैं ना कुछ है, बस वो लॉस्ट है, उसके पास सब कुछ है नहीं। दैन कम्स स्वाति, तो वो लॉस्ट था पर उसको परफेक्शन चाहिए कि मुझे अच्छा बनना है। तो राहु का जो नक्षत्र होता है, राहु के दशा, राहु की सब दशा, राहु का गोचर अगर महत्वपूर्ण हो रहा है, मतलब आपके चंद्रमा से, शनि के ऊपर से, गुरु के ऊपर से, तो राहु क्या करता है? पहली धारणा वो ये देता है कि तुम अकेले हो दुनिया में। देन द सेकंड धारणा इज कि तुमको अपने ही बलबूते पे सफल होना है। देन द थर्ड धारणा इज कि शतभिषा, 100 आइज, मेन फोल्डिंग, जो जिसके पास पहले एक भी आंख नहीं थी आद्रा में, उसके पास अब 100 आंखें हैं, क्योंकि उसने खुद के ऊपर वर्क करा। अगर राहु की दशा, राहु की सब दशा, राहु का गोचर, राहु का इफेक्ट कोई इंसान सही तरीके से समझ ले, वो समझ जाए कि राहु मुझसे क्या चाहता है, तो राहु एक जातक को एक भी आंख नहीं से, निर्धन से शतभिषा, मेन फोल्ड कर सकता है। स्वाति, वो वर्क कराएगा आपको अपने ऊपर, ही स्वयं के ऊपर वर्क करें, कोई और समर्थन नहीं देगा। तो ये कठोर बातें कौन कहता है? ये राहु कहता है। राहु एक तामसिक ग्रह है, जिस भी हाउस के अंदर बैठता है उसकी वस्तु को प्रोटेक्ट करता है, जीव को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। वस्तु को करेगा, जीव को पीड़ित कर सकता है। तो ये कुछ बातें हैं राहु ग्रह के ऊपर। राहु और विशेष दोष। जी हाँ, राहु वैदिक ज्योतिष के अंदर विशेष दोषों का, विशेष योगों का निर्माण करता है। अगर कोई पर्सन मुझसे कहे कि क्या मैं जीवन के अंदर कुछ विशेष प्राप्त कर पाऊंगा, कुछ एक्सेप्शनल प्राप्त कर पाऊंगा, लीग से हटकर चल पाऊंगा, जो काम मेरी फैमिली में अब तक किसी ने नहीं किया, क्या मैं वो कर पाऊंगा? चाहे वो धन के मामले में हो, चाहे वो विवाह के मामले में हो, चाहे वो विदेश यात्राओं के मामले में हो, तो राहु की गणना बहुत आवश्यक हो जाती है। कुंडली में अगर आपको बूस्ट चाहिए कि कुछ ऐसा प्राप्त करना है जो अब तक किसी ने ना करा हो, तो वो आप राहु के ही प्रभाव से कर सकते हैं। अब मुझे बताइए कहाँ से धन आता है या कहाँ पर मेन व्यवस्थाओं का निर्माण होता है? चाहे वो पॉलिटिक्स हो, राहु उन्हें प्रभावित करते हैं, राहु उन्हें चलाते हैं। चाहे वो विदेश यात्राएं हो, विदेशों से संबंध आपके हों, राहु उन्हें चलाते हैं। फॉरेन व्यवस्थाओं को सबको राहु चलाते हैं। केमिकल इंडस्ट्री को राहु चलाते हैं। बिजनेस में राहु की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। तो राहु को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मशीनरी को आज आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप इसे जिस माध्यम से देख रहे हैं, चाहे वो फ़ोन हो, डेस्कटॉप हो, जिस भी माध्यम से आप इसे देख रहे हैं, वो भी राहु ही है। आपके हाथ में जो मोबाइल इस समय है, स्मार्टफोन इस समय है, वो भी राहु ही है। आप राहु को इग्नोर नहीं कर सकते। कलयुग में राहु को इग्नोर करना नामुमकिन काम है। तो राहु मैलेफिक प्लैनेट नहीं है। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो एक्सेप्शनल ग्रोथ देता है, जो काम अब तक किसी ने ना करा हो। जो विवाह संबंध में प्रेम विवाह आते हैं, आउट ऑफ कल्चर विवाह आते हैं, फॉरेन में जाके विवाह करना, फॉरेन से किसी का विवाह का संबंध, वो कहाँ से आते हैं? वो राहु से आता है। जब हम बात करते हैं करियर के अंदर, तो ऑफिस पॉलिटिक्स से कौन आदमी इजीली निकल सकता है? जो आदमी राहु से प्रभावित हो, जो आदमी राहु को अच्छी तरह से अपने साथ रख के चले। जिसने राहु से सामंजस्य कर लिया, वो जीवन में बहुत प्रगति कर सकता है। राहु की दशा, सब दशा, ट्रांजिट के द्वारा ही आदमी मेजर चेंजेस जीवन में लाता है। किसी लूप के अंदर आप जाएंगे, पितृदोष को जब हम कहते हैं एक लूप है जीवन के अंदर, कि पितृदोष लग गया साहब, एक लूप बन गया। वो क्या हुआ कि सूर्य राहु के अंदर चले गए। अब राहु और केतु एक सर्प है। आप इसको देखते हैं कि राहु यहाँ बैठा है, केतु वहाँ बैठा है, दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है। नहीं, ये गलत है। दोनों के बीच में एक लिंक है, एक सर्प है। वो उसको इसीलिए सर्प कहा गया है। तो सर्प की जो बॉडी है उसके अंदर वो प्लैनेट चला जाता है। अब प्लैनेट अगर सर्प की बॉडी के अंदर चला गया तो उसके साथ क्या होगा? वो कंफ्यूजन में रहेगा, इल्यूजन में रहेगा, वो
एक लूप के अंदर चलता रहेगा कि एक लूप है जीवन के अंदर। 10 रुपये कमाएगा, 9 रुपये खर्च करेगा, 100 रुपये कमाएगा, फिर से 99 रुपये खर्च करेगा, बचना जो बचत है वो एक ही रहेगी। इस तरह के लूप राहु बना देता है। पितृदोष में क्या होता है, ये लूप बनने लग जाता है। फैमिली की अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो वो 10 पीढ़ियों तक फिर वो ऐसे ही चलती रहेगी, उस लूप का निर्माण होना शुरू हो जाता है। वो कहता है पितृदोष लग गया, क्या होगा इससे? इससे एक लूप बन जाएगा आपके जीवन में। नो मैटर आप कितना बेटर काम करें, नो मैटर आप कितने अच्छे पर्सन हो, नो मैटर आप कितनी पूजा पाठ करें, स्पिरिचुअल हो, पर वो लूप आपको छोड़ेगा नहीं। उस लूप में आप बने रहेंगे। धन के ऊपर अगर वो लूप लग गया, मान लो सेकंड हाउस में पितृदोष लग गया, क्या होगा कि साहब मैं कुछ भी काम कर लूं, मेरा जो धन है वो कहीं ना कहीं चला ही जाता है। तीसरे भाव में पितृदोष लग गया कॉन्फिडेंस पे, कि मैं कितना भी सामान खरीद लूं, कितनी भी मेरी इज्जत बन जाए, मैं कॉन्फिडेंट नहीं रह पाता हूं। जहां भी जाता हूं मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो ही जाता है। चौथे भाव में लग गया, घर प्रॉपर्टी खरीदना, एसेट्स को खरीदना मुश्किल हो जाता है, घर में सुख शांति लाना मुश्किल हो जाता है। नो मैटर कितना अच्छा घर आप ले लें, नो मैटर कितनी बढ़िया व्यवस्थाएं आप कर लें, वो लूप बन जाता है। तो पितृदोष लगना मतलब एक लूप का बनना। आप देखिए आपके चार्ट में वो कहाँ लग रहा है, नवमांश में वो कहाँ लग रहा है, किस तरह का लिंक है आपका आपके पूर्वजों के साथ। अगर आप उसे समझ गए, उनको आपने उनका ड्यू शेयर दे दिया जो उन्हें चाहिए। मैंने आपसे कुछ शुरू में बताया, राहु क्या है, राहु कुछ चाहिए उसको, तो उनको अगर आपने उनका ड्यू शेयर दे दिया तो वो उस दोष से आपको मुक्त कर देगा। देन द सेकंड इज कि राहु के द्वारा लगने वाला कालसर्प योग। कालसर्प योग का यही कॉन्सेप्ट है कि सारे ग्रह राहु के अंदर चले जाए। जब राहु से केतु की तरफ ग्रहों का जमावड़ा हो जाता है तो वो ग्रह चुंबकीय प्रभाव में आ जाता है। चुंबकीय प्रभाव क्या है, जैसे लॉर्ड हनुमान जी के साथ हुआ। जब हनुमान जी सुंदरकांड में वहां जाते हैं तो सिंगी का राक्षस नीचे वो अंदर चले जाते हैं। आप उसको अगर बहुत शुरू में समझे, उसमें यही कहा गया है कि निशिचर एक सिंधु महल रहे, करी माया नभ के खग गई, कि मतलब माया के प्रभाव से वो आकाश में उड़ते पंछियों को पकड़ लेते थे। अब ऐसे ही हनुमान जी ऊपर से जा रहे हैं बट उनको उसने पकड़ लिया, अंदर चले जाते हैं हनुमान जी, बट वो अंदर तक नहीं जाते, लूप के अंदर नहीं जाते, वो उसका मुंह तोड़कर बाहर निकल आते हैं। तो केवल हनुमान जी की कृपा से ही आप इस लूप को ब्रेक कर सकते हैं कलयुग में। और उसमें भी सुंदरकांड की शुरू की चौपाइयाँ। तो जो व्यक्ति सुंदरकांड करता है वो आप ये समझिए राहु को बैलेंस कर लेगा, बहुत आसानी से बैलेंस कर लेगा। सो पितृ कालसर्प दोष में भी यही होता है कि जातक के ऊपर राहु का प्रभाव आ जाता है। जो भी प्लैनेट कालसर्प दोष के अंदर चला गया, वैसे सारे ही प्लैनेट जाने चाहिए, लेकिन ये है कि पार्शियल कालसर्प दोष, आंशिक कालसर्प दोष भी होता है। कुछ प्लैनेट अंदर चले गए, कुछ बाहर रह गए, तो भी कालसर्प दोष लग जाता है। अब जो प्लैनेट बाहर रह गया है वो बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट है, उस प्लैनेट की कृपा से आप उस कालसर्प दोष को तोड़ सकते हो। मेरे पास एक कुंडली आई, सारे ही प्लैनेट कालसर्प दोष के अंदर, गुरु बाहर था। कहा कि आप कितने भी उपाय कर लीजिए, गुरु जब तक आपके जीवन में नहीं आएगा ये कालसर्प दोष नहीं टूटेगा। किसी कुंडली में अगर शुक्र हो तो जब तक उसका विवाह नहीं होगा वो कालसर्प दोष नहीं टूटेगा। इसीलिए विवाह के उपरांत लोगों के देखा है कि एकदम से जीवन बदल गया। क्यों बदल गया? एक योग, एक दोष था जो ब्रेक हो गया। देन द थर्ड दोषा इज, कालसर्प दोष के भी टाइप्स हैं, उनको हम अगले में समझेंगे अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो। देन द थर्ड दोषा इज, और योगा इज नागपाश दोष। अब ये नागपाश दोष क्या होता है? नागपाश दोष में इनडायरेक्टली प्लैनेट राहु केतु के प्रभाव में आ जाता है। इनडायरेक्टली कैसे आता है? मान लीजिए एक ग्रह है सूर्य, शनि के साथ उसने राशि बदली, सूर्य ने शनि के साथ राशि परिवर्तन करा, तो साहब सूर्य बैठा हुआ है मकर में और शनि बैठा हुआ है सिंह में। अब राहु बैठा हुआ है मकर में, तो राहु सूर्य के साथ बैठा हुआ है वहां पर। अब शनि राहु के साथ नहीं है, मतलब मकर का जो स्वामी है शनि, वो राहु के साथ नहीं बैठा, उसने अपना हाउस खाली कर दिया, उसने अपना घर छोड़ दिया। मैं तो घर छोड़ रहा हूँ, तो मैं मेरे पड़ोसी के घर गया, पर मेरा पड़ोसी आके मेरे घर बैठ गया और वो पड़ोसी राहु के उस सर्प के प्रभाव में आ गया। तो अब वो सर्प क्या करेगा? उस पड़ोसी को नहीं पकड़ेगा, वो इनडायरेक्टली मुझे पकड़ लेगा। इससे ये बनता है कि किसी और पर्सन के कारण अगर आपके ऊपर नागपाश दोष लग गया, किसी भी ग्रह के ऊपर, राहु या केतु के कारण, कि एक ग्रह ने दूसरे ग्रह के साथ राशि बदली और वो जो दूसरा ग्रह है वो राहु या केतु के साथ बैठा हुआ हो, तो इनडायरेक्टली ऐसे जातक किसी चक्र में फंस जाता है। मान लीजिए शुक्र के कारण अगर आपको नागपाश दोष लगा है, तो शुक्र क्या है साहब? शुक्र भव्यता है, लग्जरी है। आपने देखा होगा कई लोग हैं बड़े बड़े मकान खरीदे, बिल्डिंग्स को खरीदा, जैसे ही खरीदा किसी झंझट में आ गए, किसी सर्कल के अंदर आ गए, किसी लूप के अंदर आ गए। मंगल है, मंगल के कारण लगा कि साहब सब कुछ ठीक था, प्रॉपर्टी बेची घर की, किसी लूप में आ गए। तो आपने वो काम नहीं करा, आपने तो अपना घर खाली कर दिया, बट कोई और उसके अंदर आके बैठा और उसने राहु के साथ युति कर ली, तब ये नागपाश दोष बनता है। और जब ये कुंडली में बन जाता है तो जातक जो है वो ज्यादा महसूस क्या करता है कि मैं दबा हुआ हूँ किसी और के कारण से, कोई और ऊर्जा है जो मुझे दबा रही है।
तो ये बनता है नागपाश दोष के रिगार्डिंग। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम इस सेशन में कवर कर रहे हैं। राहु केतु के बारे में अगले सेशन में और इसे विस्तार से जानेंगे। क्या है अशुभ राहु के संकेत? पहला, कंफ्यूजन का रहना, इल्यूजन का रहना। कंफ्यूज राहु अशुभ है तो आदमी बना रहेगा, कंफ्यूजन नहीं जाएगा जीवन से। देन द सेकंड इज कि जो व्यक्ति आपका हित करना चाहेगा आपको वही अपना बुरा लगेगा। जिस व्यक्ति के कारण आपकी आजीविका चलेगी, जीवन चलेगा, आपको वही व्यक्ति अपना शत्रु दिखाई देगा। देन द थर्ड इज कि आइडेंटिटी क्राइसिस बना रहता है। ऐसे जातकों को आइडेंटिटी क्राइसिस बना रहता है, वो कुछ भी कर लें उनको आइडेंटिटी क्राइसिस रहता है, हमेशा कॉन्फिडेंस, लूज कॉन्फिडेंस मिलेगा। जो भी काम करेंगे उसमें 4 बार सोचेंगे करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। आइडेंटिटी क्राइसिस हमेशा बना रहता है, ऐसा लगता है कि मैं इतना सब कुछ हूँ फिर भी मैं कुछ नहीं हूँ। तो फोर्थ पॉइंट इज कि साउथ और साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है घर की, उनमें अमूमन समस्याएं आते रहते हैं। अमूमन आप उनको कितना भी फिक्स कर लीजिए साउथ और साउथ वेस्ट को, उनकी समस्याएं नहीं रोकती। द सिक्स्थ प्रेडिक्शन पॉइंट इज कि एक लूप हमेशा आपके जीवन में बना रहता है। 100 रुपए कमाएंगे 99 खर्च होंगे, 1000 रुपए कमाएंगे 999 खर्च होंगे, बचत जो है वो एक ही रहेगी। मतलब एक लूप है, वो हमेशा चलता रहता है। मैरिज कर ली उसके बाद भी एक समस्या, मतलब वो जो समस्याओं के दौर है वो खत्म नहीं हो पाते हैं। कभी भी ये नहीं लगता कि मैं किसी लूप के अंदर नहीं हूँ, वो हमेशा ऐसा लगता है मैं किसी सरब के अंदर मैं यात्रा कर रहा हूँ, कोई एक लूप है जो मुझे छोड़ ही नहीं रहा। देन इलेक्ट्रॉनिक्स का बिगड़ जाना, हाउस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामान का बिगड़ जाना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का आपको फायदा ना देना, और बैंक फ्रॉड होना, चीटिंग्स होना, इलेक्ट्रॉनिक चीटिंग्स होना या वेब के थ्रू चीटिंग्स होना भी एक मैलेफिक राहु को दिखाता है। सीलिंग जो घर की होती है वो भी राहु को इंडिकेशन करती है कि राहु अशुभ है। तो ये कुछ जनरल इंडिकेशंस हैं, बट एक बार अगर आप सेशन को पूरी बारीकी से देखेंगे तो आप ये समझिए राहु के उपाय आप बहुत बेहतरीन कर पाएंगे, और सामान्य एस्ट्रोलॉजरों की तुलना में आपको राहु के रिगार्डिंग जो नॉलेज होगी वो 100% ज़्यादा होगी। ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि सिंगिका का वर्णन आपको शायद ही कोई बता पाया कि सिंगिका कौन है, कैसे वो राहु से युक्त है, और कैसे राहु कर्ण पिशाचनी शक्तियों को कंट्रोल करते हैं। कई बार राहु जब बहुत प्रबल हो जाता है आदमी के कुंडली के अंदर, तो ये जो कानों के अंदर बात आने वाली है ये अपने आप सिद्ध होने लग जाती है। कानों में कोई ना कुछ आके कहने लग जाता है। ऐसी चीजें भी होती हैं। होने को सब कुछ होता है, बट ये डिपेंड करता है कि प्लैनेट की पावर कितनी है, उसका डिस्पोजिटर कहाँ है, वो कितना बली है, प्लैनेट के पास कितना बल है, वो नक्षत्र कौन सा है, गोचर कहाँ है, ट्रांजिट कहाँ है, दशाएं कहाँ है। राहु का इन्फ्लुएंस जातक को एक्सेप्शनल ट्रांसफॉर्मेशन देता है, जो कभी आज तक आपकी फैमिली ने नहीं करा, आप वो कर सकते हैं अगर राहु आपका सपोर्टिव हो। तो कभी भी राहु को बुरा नहीं कहना चाहिए, कभी भी राहु को कभी भी बुरा नहीं कहना चाहिए, और निंदा जो है वो कम करनी चाहिए, क्योंकि राहु जो है वो कानों में बात कहने वाला प्लैनेट है। तो इसको निंदाएं बहुत कम करनी चाहिए। नहीं, जो निंदा करने की आदत होती है, परायों की निंदा, दूसरों की निंदा, वो भी राहु से ही प्रभावित होती है। वो आदमी ऐसा होगा, बैठने 5 मिनट बैठेगा, 6 मिनट में बैठने के 6 मिनट के दौरान ही बुराई करना शुरू कर देगा दूसरों की। तो ये भी राहु का ही प्रभुत्व है। तो ये कुछ चीजें हैं, राहु के अशुभ संकेत हैं, इनको हम अगले सेशन में और विस्तार से समझेंगे। हर ग्रह के ऊपर और अच्छी तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ समय आपका लग सकता है चैनल को देखने में, बट विश्वास करिए अगर आपको चीज आसानी से समझ आ गई, गहराई से समझ आ गई, तो आप उसका अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। मानव जीवन जो है वो अमूल्य है, एक तो ये बात है। एंड देन द सेकंड इज कि अगर आप कोई भी उपाय करने जाएंगे बाहर, तो आपके कम से कम 10-15 हज़ार रुपए का खर्चा बैठ जाता है। चाहे पितरों हो तो पितरों को नहलाने में, सारे काम करने में, काल सर्प दोष उतारने में 10 से 15 हज़ार तो आपके कहीं भी नहीं गए। और आपको अगर यही नहीं पता कि काल सर्प दोष लगा कहाँ है, क्यों लगा है, तो वो पैसा खड्डे में जाएगा। तो हमारी कोशिश है कि पैसा भी खड्डे में ना जाए, नहीं तो फिर आप निकल के फिर ज्योतिष को ही गाली दोगे। तो वैदिक ज्योतिष काम करती है, बट ये है कि आप किससे संपर्क करते हैं, किससे आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, और कैसे आप ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगर कोई राहु स्त्रोत ही आपको नहीं बताएगा और वो मन से कह दे कि राहु ये है, वो है, वो है, वो है, वो चीज़ें बेमानी हैं, और बेमानी चीज़ों से बचना चाहिए। तो इसी अच्छी सीख के साथ समापन करते हैं इस सेशन का। धन्यवाद, मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू गाइस, थैंक यू।